According to Schumpeter, able entrepreneurs play an extremely important role for the economic development of a country. किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जो बढ़िया एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है. अकॉर्डिंग टू डॉब, मॉरिस डॉब was a British economist at Cambridge University, UK, and a fellow of Trinity College, Cambridge, UK. According to Dove, the problem of economic development is not mainly the problem of finance. Economic development में जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ फाइनेंस की नहीं है. इंस्टेड इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. तो डॉब ने जो इम्पोर्टेंस दी है वो ऑर्गेनाइजेशन को, एबिलिटी को, एंटरप्रेन्योर को दी है. तो ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया तरीके से करना ज़रूरी है, चाहे कैपिटल कम ही हो, क्योंकि अगर कैपिटल बड़ी भी है तो ऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं ठीक तो वो बड़ा एंटरप्रेन्योर भी कोलैप्स हो जाता है. Sixth determinant is financial stability. It implies the existence of an efficient and organized banking system. तो बैंकिंग सिस्टम जो है वो एफिशिएंट होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए. ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट जहाँ मनी की एक्सचेंज है, कैपिटल मार्केट जहाँ कैपिटल की एक्सचेंज है. जनरली मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म एक्सचेंज होती हैं और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म एक्सचेंज होती हैं. इंटरेस्ट रेट लो होना चाहिए एंड प्राइसेस में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए. ये ज़रूरी है. दिस इज़ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है. सेवंथ पॉइंट इज स्ट्रक्चरल चेंज. Structural change refers to change in occupational structure from primary to secondary and tertiary activities. You know, we divide the economic activities into three sectors: primary, secondary and tertiary. तो primary से secondary and tertiary की तरफ जो change है, movement है, primary का शेयर कम होना, secondary and tertiary का शेयर बढ़ना, that is known as development. According to Schulz, with a view to accomplish the objectives of economic development, accomplish means achieve. With a view to achieve the objectives of economic development in less developed countries, less developed countries में economic development का objective पूरा करने के लिए capital and labor power should be directed towards three basic activities in these countries. Capital and labor जो है वो इन कंट्रीज़ में तीन एक्टिविटीज़ के ऊपर उनका फोकस होना चाहिए. वन, इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोड्यूसिबल गुड्स. एक तो जो रिप्रोड्यूसिबल गुड्स हैं जिनको हम दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं वो बने. टू, रेजिंग द क्वालिटी ऑफ द पीपल एज एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन. जैसे हमने पहले देखा सेकंड पॉइंट में, ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना. एंड थ्री, रेजिंग द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. तो गुड्स प्रोड्यूस हो रिप्रोड्यूसेबल जिनको हम दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल डेवलप हो और प्रोडक्शन की टेक्निक इम्प्रूव हो. ये ज़रूरी है स्ट्रक्चरल चेंज में. एट्थ पॉइंट इज इकोनॉमिक एजेंसीज. इकोनॉमिक एजेंसीज इंक्लूड बैंक्स, फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशंस. तो ये जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अच्छी होनी चाहिए. दीज इंस्टीट्यूशंस एनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्योंकि इनका जो मेन रोल है लोगों की सेविंग को मोबिलाइज करना, उनकी सेविंग को लेकर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज़ करना. एंड गवर्नमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एजेंसी इन दिस एरिया. क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो हाईली ट्रस्टवर्दी होती है, लोगों को विश्वास होता है अंडर डेवलप्ड कंट्री में गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर. तो गवर्नमेंट बैंक्स को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपैरेटिव टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. नाइन्थ डिटर्मिनेंट इज इकोनॉमिक प्लानिंग. जैसे हमारे इंडिया में है, इंडिया में प्लानिंग चलाने के लिए गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन बनाया था पहले. The Planning Commission was formed in 15th March 1950. It was an institution in the government of India which formulated India's 5-year plans.
अमंग अदर फंक्शंस। इसके और भी फंक्शंस हैं, बट एक प्लान बनाना 5 ईयर का वो शुरू से बनाते आ रहे हैं सिंस 1950। बट इन हिज फर्स्ट स्पीच इन 2014, Prime Minister Narendra Modi announced his intention to dissolve the Planning Commission, and thus it was dissolved on 17th August 2014. It has been replaced by a new institution named Niti Aayog, National Institution for Transforming India, that was formed in 1st January 2015. जैसे हमने पहले देखा रीऑर्गेनाइजेशन, तो रीऑर्गेनाइजेशन जैसे कि पहले प्लानिंग कमीशन होता था, अब उसको चेंज कर दिया, नीति आयोग बना दिया इंडिया में। मतलब डेवलपमेंट प्लानिंग होनी चाहिए, चाहे वो प्लानिंग कमीशन बनाए चाहे नीति आयोग बनाए। डेवलपमेंट प्लानिंग रेफर्स टू दैट प्रोसेस, डेवलपमेंट प्लानिंग उस प्रोसेस को कहते हैं इन विच अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, जैसे पहले प्लानिंग कमीशन था इंडिया में, अब है नीति आयोग, plans for the achievement of certain targets, तो within the stipulated period of time given the resource base of a country। तो एक कंट्री में कितनी पॉसिबिलिटी है, रिसोर्सेज कितने हैं, कितनी ग्रोथ की जा सकती है, रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, तो उस हिसाब से प्लानिंग की जाती है कि ये हमारे टारगेट हैं, ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, इनको हम इतने टाइम में अचीव कर लेंगे। तो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी का ये काम होता है। तो डेवलप्ड जो अंडर डेवलप इकोनॉमीज हैं उनमें ये इम्पॉर्टेंट हैं। दीज प्रोग्राम्स एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर यूटिलाइज करना इन एजेंसीज का काम है। इसलिए ये एजेंसी जो है डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डेवलपमेंट। देन साइज ऑफ द मार्केट, लार्ज साइज ऑफ द मार्केट वुड स्टिमुलेट प्रोडक्शन, increase employment and raise the national and per capita income। अब मार्केट ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो उससे क्या होगा, जो प्रोड्यूसर हैं वो उनको एनकरेजमेंट मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, उनका प्रोडक्शन सेल होगा, तो वो नया प्रोडक्शन करेंगे, नया प्रोडक्शन करेंगे तो फैक्ट्री चलेगी, एक्सपैंड होगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। दस मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी शुड बी कंट्रोल्ड, तो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज नहीं बननी चाहिए। मोनोपोली जिसको हम कहते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो कुछ हाथों में ही है, कुछ प्लेयर्स ही हैं उसकी, ऐसे ना हो, कंपटीशन हो। क्रेडिट फैसिलिटीज़ इंक्रीज की जाएं, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के लिए क्रेडिट मिले, एंड मोनेटाइजेशन किया जाए। मोनेटाइजेशन का मतलब होता है द कन्वर्जन ऑफ एन एसेट, डेट एक्सेट्रा इनटू कैश और अ फॉर्म इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। मतलब ऐसी चीज़ें डेवलप की जाएं जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या मतलब कैश प्राप्त कर सकते हैं, ताकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल की, फाइनेंस की प्रॉब्लम ना आए। और लिक्विडिटी भी इसको हम बोलते हैं मनी एंड बैंकिंग सिस्टम में, कि देयर शुड बी लिक्विडिटी इन द सिस्टम। 11th point is 11th determinant. These are the international determinants. Developed countries can supply some international support to the development of underdeveloped countries। मतलब जो डेवलप कंट्रीज हैं वो अंडर डेवलप कंट्रीज को सपोर्ट दें इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन कैपिटल, टेक्निकल नो हो, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो जैसे हम रिच पुअर की हेल्प करते हैं, ऐसे ही जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी ड्यूटी है या उनका फ़र्ज बनता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अंडर डेवलप कंट्री की हेल्प करें, उनको कैपिटल प्रोवाइड करें, इन्वेस्टमेंट करें, जैसे इंडिया में FDI है, FII है, टेक्निकल सपोर्ट दें उनको, और उनका साथ ट्रेड करें, उनसे चीज़ें मंगवाएं और वहाँ इन्वेस्टमेंट करें उनकी कंट्री में, ताकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो सकें। तो डेवलप कंट्री की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। So these are the economic determinants. B type is non-economic determinants. तो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स के अलावा कुछ नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स भी हैं, जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है? एफिशिएंट, ऑनेस्ट, वेलफेयर ओरिएंटेड। अगर ये फीचर्स हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट हो, कुशल हो, फटाफट काम करने वाला हो, ईमानदार हो, और वो लोगों का
वेलफेयर करना चाहता हो इज़ अ मेन डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों ने स्कीम्स लॉन्च करनी हैं, लोगों को स्कीम्स देनी हैं, इम्प्लीमेंट करनी है, वो एफिशिएंट होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए और वेलफेयर ओरिएंटेड होने चाहिए। स्टेबल एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट होनी चाहिए। कैन एंश्योर हाई ग्रोथ रेट्स बाय इम्प्लीमेंटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज इन अ सस्टेन्ड मैनर। तो अगर हम पॉलिसी बनाते हैं, जैसे 5 ईयर पॉलिसी बनाते हैं, 5 ईयर की गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट चेंज होती रहे, आफ्टर 1-2 ईयर्स कोलैप्स हो जाए इसको सिस्टम, तो उसमें क्या होगा कि जो भी कार्य गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया वो सक्सेस नहीं होगा, अपनी कंप्लीशन पे नहीं पहुंचेगा, प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, वेस्टेज होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकली सिस्टम स्टेबल हो। Economic development can be accelerated further by the proper development of social overhead capital, जिसमें रोड्स, रेलवेज, कनाल्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये चीज़ें भी अगर हम डेवलप कर दें गवर्नमेंट, तो और भी ज़्यादा सिस्टम जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी तरह से हो सकती है। देन फ्रीडम फ्रॉम करप्शन, करप्शन ना हो। ऑन अकाउंट ऑफ करप्शन एट ऑल लेवल्स, किसी भी लेवल पे करप्शन नहीं होनी चाहिए। देयर इज टैक्स एवेजन ऑन अ लार्ज स्केल अंडर डेवलप कंट्रीज। अब अंडर डेवलप कंट्रीज में क्या होता है, ड्यू टू करप्शन लोग टैक्स की चोरी करते हैं, तो गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंचता नहीं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट खर्च नहीं कर पाती और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाती और कंट्री डेवलप नहीं होती। इसलिए करप्शन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू गुनर मेडल was a Swedish economist and sociologist. In 1974, he received the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences with Friedrich Hayek of Austria. According to Medal, freedom from corruption is so very essential for economic development of the less developed countries. तो जो करप्शन से मुक्ति, करप्शन फ्री होना अंडर डेवलप कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 14th point is social determinants. Social institutions like caste system, joint family system, laws of inheritance, etc. एक कास्ट सिस्टम हो गया, जैसे हम जात पात के बंधन में रहते हैं कि कास्ट बेस्ड काम करते हैं, वो दूसरे काम में ना जाना, जैसे कारपेंटर ने कारपेंटर का ही काम करना, किसी और काम में ना जाना। जॉइंट फैमिली सिस्टम, इकट्ठे रहना, उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ के चांस ज़्यादा हैं। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जो हमें कोई भी अपने विरसे में पिता पुरखी जो भी हमें संपत्ति मिलती है उसी में सेटिस्फाई हो जाना, उसको बढ़ाने का नहीं सोचना। तो ऐसी चीज़ें जो हैं दे हैव पावरफुल इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉल्स फॉर रेडिकल चेंज इन द आउटलुक ऑफ द पीपल। तो जैसे ही डेवलपमेंट होती है तो लोगों में चेंज बहुत ज़रूरी है। तो लोग अगर डेवलपमेंट के लिए सोचेंगे तो ही ये चेंज आएगी, अपने बाउंड्रीज से उनको बाहर जाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू कैल्डर, Nicholas Calder was a Cambridge economist in UK. He was invited by then Prime Minister of India Jawaharlal Nehru to design an expenditure tax system for India in the 1950s. According to Calder, the study of dynamism of economic development का जो dynamism है, dynamism का मतलब change और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ज़्यादा बेटर चीज़ें आना कंट्री में, ये डायनामिक सिस्टम है। टेक्स अस टू द एनालिसिस ऑफ वेरियस साइकोलॉजिकल एंड सोशल डिटर्मिनेंट्स। तो इसके लिए हमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल, लोगों की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है उसके बारे में, और लोगों के जो सामाजिक तौर पे रहना सहना है उनका, उसके बारे में ध्यान रखना, उनका एनालिसिस करना, उसमें चेंज लेके आना, ये भी बहुत ज़रूरी है बिसाइड्स द इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ। तो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स के साथ साथ उनमें चेंज भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वैसे भी आप देखो, अगर हम कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आएँ कंट्री में और लोग उसको अपोज करें बिकॉज ऑफ सोशल डिटर्मिनेंट्स या बिकॉज ऑफ देयर रिचुअल्स, तो वो टेक्नोलॉजी उस कंट्री में इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो इसलिए सोशल आउटलुक में चेंज होना बहुत ज़रूरी है। देन रिलीजियस आउटलुक, पीपल शुड नॉट कंसिडर मटेरियल डेवलपमेंट एज एंटी रिलीजियस।
तो ये ज़रूरी है कि लोगों को ये ना लगे कि डेवलपमेंट हो गई तो ये रिलीजन के एंटी है। दे शुड हैव फुल फेथ ऑन देयर लेबर नॉट फेट। तो उनको अपनी मेहनत पे, लेबर मीन्स उनको मेहनत पे ही विश्वास होना चाहिए, अपनी किस्मत पे नहीं। मतलब अगर उन्होंने कुछ पाना है तो वो सोचें कि हम मेहनत करके ही पा सकते हैं, पूजा करके नहीं। जैसे हम कहते हैं वर्क इज़ वर्शिप, तो काम ही उनको लगे कि पूजा है। अकॉर्डिंग टू लुइस, अ कंट्री में आइदर कमिट इकोनॉमिक सुसाइड, कंट्री या तो फिर इकोनॉमिक सुसाइड का मीन्स आर्थिक तौर पे बहुत डाउन चली जाएगी, बाय अडेयरिंग टू डॉगमेटिज्म। अडेयरिंग मीन्स बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस, मतलब कोई ऐसी प्रैक्टिस फॉलो करना। डॉगमेटिज्म मीन्स द टेंडेंसी टू ले डाउन प्रिंसिपल्स एज अनडिनाइबली ट्रू विदाउट कंसिडरेशन ऑफ एविडेंस और द ओपिनियन ऑफ अदर्स। मतलब ऐसे बिलीफ जिसको हम अंधविश्वास कहते हैं, ऐसे विश्वासों में जाना। टू स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बाय रैशनल आउटलुक टुवर्ड्स देयर रिलीजियस फेथ। तो अगर हम बिना तर्क को पहचाने, बिना साइंटिफिक तर्क को जाने, रिलीजियस बिलीफ में चले जाएं, कंट्री ऐसी हो, तो उस कंट्री में डेवलपमेंट का ना होना ज़रूरी है। इसलिए रिलीजियस आउटलुक में चेंज होना डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। The 16th point is एस्पिरेशन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए एस्पिरेशन, इच्छा, विलिंगनेस, और उसके लिए उत्सुक होना ताकि हम डेवलपमेंट करें। देयर कैन नॉट बी रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस अनलेस पीपल वांट इट। जब तक हम चाहेंगे नहीं तब तक हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आप भी अगर सोचो कि हम और डेवलप हों और हम अच्छी चीज़ें लेके आएँ, देन यू विल वर्क हार्ड। अगर आपको लगे कि नहीं हम तो सेटिस्फाई हैं जो है ओके, देन यू विल बिकम लेजी। इसलिए एस्पिरेशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड विलिंग टू पे द प्राइस फॉर इट। तो उसके लिए जो भी प्राइस पे करने का मतलब है यहाँ पे कि उसके लिए मेहनत करना, उसके लिए अपने आराम को छोड़ना, उसके लिए हार्ड वर्क करना। तो विलिंगनेस बहुत ज़रूरी है। According to Richard Gill was an American economist and opera singer. He held several teaching and administrative positions at Harvard University, USA. According to Gill, economic development is not a mechanical process. Economic development एक mechanical process नहीं है। Mechanical का process का मतलब होता है जैसे suppose हम स्कूटर चलाएं, गियर डाल लें, रेस दें तो चल पड़ेगा, that is mechanical progress. हम स्विच ऑन करें तो लाइट ऑन हो जाएगी, दैट इज मैकेनिकल प्रोसेस। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट अ सिंपली अ समीशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, इट इज इंडीड अ ह्यूमन एफर्ट। तो ये ह्यूमन का एफर्ट है। सेम इनपुट के साथ हम डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ह्यूमन कैपेबिलिटी। इसलिए ये एक मैकेनिकल रिलेशन नहीं है। हमारा डिपेंड करता है कि हम कितने ज़्यादा एस्पिरेंट हैं किसी काम को करने के लिए। एंड लास्ट इज द रैंडम वेरिएशंस। रैंडम वेरिएशंस आर नॉट ऑफ रैंडम सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो रैंडम जो है इसके बेस पे अगर हमारी डेवलपमेंट हो गई या हम अंडर डेवलप हो गए या अचानक कोई प्रोडक्शन बढ़ गया या कम हो गया, इसको हम कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं मान सकते। फॉर एग्जाम्पल, अ गुड मानसून इन इंडिया स्पेल्स प्रॉस्पेरिटी फॉर द फार्मर्स। अगर कभी बहुत ज़्यादा अच्छी मानसून हो जाए तो फार्मर्स खुशहाल हो जाएंगे, सरप्लस हो जाएगी फार्मिंग में, एंड एक्सटेंड्स डिमांड फॉर नॉन फार्मिंग प्रोडक्ट्स। तो फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी, वो इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड करेंगे। तो कॉन्सिक्वेंटली द होल स्पेक्ट्रम ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चेंज। तो सारी डेवलपमेंट कंट्री की हो जाएगी। बट रैंडम वेरिएशंस नीड टू बी कंट्रोल्ड थ्रू सच एक्ट्स ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन। क्योंकि अब सपोज मानसून अच्छी हो गई, डेवलपमेंट हो गई, बट कल को आने वाले टाइम में अगर मानसून अच्छी ना हो तो सारी डेवलपमेंट प्रोसेस रुक जाएगी। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी रैंडम वेरिएशंस हैं उनको कंट्रोल करें। फॉर एग्जांपल जैसे रेनफॉल है तो उसको चेंज करके हम जो इरिगेशन है उसमें मैन मेड मेथड्स यूज़ किए जाएं, फॉर्मल वेज ऑफ इरिगेशन हो। These were some determinants of economic development, 17 determinants. अब इसके बेस पे कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो
ऊपर 17 पॉइंट्स में आ गए उनके बिना। फॉर एग्जांपल डिफाइन कैपिटल आउटपुट रेशो। कैपिटल आउटपुट रेशो क्या होती है, जो मैंने पहले बताया, कैपिटल अपॉन आउटपुट। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो मींस चेंज इन कैपिटल ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। तो कितना आउटपुट और करने के लिए हमें कितनी कैपिटल और बढ़ानी पड़ेगी, दैट इज इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।